अपनी ज़मीन पे अपना ही घर बनाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई है वो भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी वो प्रोसीजर रह जाती है। पर जो प्लॉट मेरे को सिर्फ अभी तक खरीदना ही है, उसके ऊपर मैं इतना खर्चा ऑलरेडी कर दूं और फिर पता चले कि नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो कॉस्ट फिर मेरे खाते में ही है। आज के तारीख में इवन प्रॉपर्टी टैक्स ऑन Tax लैंड इज ह्यूज। मेंशनिंग द सर्वे नंबर, उसमें गटबुक नकाशा और सर्वे नकाशा लगाना जरूरी है, और प्रॉपर्टी कार्ड, टाइटल सर्च, जो एनकम्बरेंस, नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स, Correct. इवन पेपर नोटिस की भी जेरोक्स। इतने में वो डील क्लोज हो जाती है या फिर मुझे फिर और भी कुछ वापस आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना ही है, स्ट्रक्चर का अलग से स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन जाके आऊँ, सारा प्रोसेस करके वापस रिटर्न आ जाऊँ। तो ये एक दिन में सारा प्रोसेस हो सकता है क्या? नहीं, एक अपनी ज़मीन पे अपना ही घर बनाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, एंड सारे जो डिसीजंस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सटीक हों तो फिर अपना घर बनाने का मज़ा ही अलग है। तो इसीलिए हमने अनडिज़ाइन में एक पूरा सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी ही ज़मीन पे अपना घर आप शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे साथ ही तय कर सकते हैं पूरा जर्नी। सो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एकदम बेसिक से, जो प्लॉट बाइंग गाइड होता है बेसिक, वहाँ से शुरू करेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पहला पार्ट होगा जो लीगल एस्पेक्ट्स कवर करेगा प्लॉट का, एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट कवर करेगा। सो राजेश जी, हम शुरू करते हैं पहला लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट से। तो सबसे Yes. पहले क्या चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए एक प्लॉट देखने से पहले? लीगल एस्पेक्ट अगर प्रवीण आप पूछेंगे तो हम्म, आपको कुछ कागज देखने चाहिए, क्योंकि लीगली तो फिजिकली प्लॉट जी। जहाँ है वो आप देख के आइए। करेक्ट। दूसरे, उस प्लॉट के कुछ पेपर्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, जी। वो मैंडेटरी हैं। सो ये क्या पेपर्स होंगे बेसिकली? महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हैं या प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं, यानी कि Correct. प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्रिप्शंस, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे जी। है और कितना एरिया किसके नाम पे है, दैट इज प्रॉपर्टी कार्ड। सही। और उसके बाद होता है एक गटबुक नकाशा या सर्वे नकाशा। तो आप अगर सर्वे नकाशा नहीं है तो प्राइवेट या पर्सनल सर्वेयर या तलाटी ऑफिस में जाके ऑफिशियल सर्वेयर से सर्वे करवा लें और वो सर्वे नकाशा रखें, ताकि आपको मालूम हो कि इतना एरिया जो प्रॉपर्टी कार्ड में लिखा है आपके पेपर में, Correct. उतना एरिया एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता है, और वो डिमार्केट करके आपको एक छोटा सा प्लान मिलता है। सो ये जो मुझे नक्शा मिलेगा, ये एग्जैक्टली मुझे पता कैसे चलेगा कि वही सेम एरिया मुझे अलॉट किया गया, या फिर कभी उसको एटलीस्ट एडजस्ट नहीं किया गया, या बढ़ाया घटाया नहीं गया है? इसीलिए अब मैंने बोला तलाठी के पास जाके जब आप सर्वे के लिए अप्लाई करेंगे तो वो खुद आके फिजिकल सर्वे करता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल आदमी होता है। सर्वेयर होता है जी। जो आके सर्वे करता है। तो वो आपका प्रॉपर्टी कार्ड में जो एरिया है वही डिमार्केट करके देगा, तो वो ऑथेंटिक होता है। उसमें गवर्नमेंट का सही सिक्का होता है, मोर नंबर पड़ता है, तो दैट इज एन वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। सो महाराष्ट्र में तो इसको ये कैटेगरी में, तो सो सेम प्रोसेस पूरे इंडिया भर में भी या फॉलो होता है? एवरीवेयर इन ऑल स्टेट्स, सिर्फ उनका लोकल में नाम कुछ अलग हो सकता है सर्वे डिपार्टमेंट को, और या प्रॉपर्टी कार्ड को कुछ और बही खाता कहते हो या कुछ और कहते हो, बट द डॉक्यूमेंट वही होता है। सो ये क्या एकदम ही फुल प्रूफ है, यानी कि अगर मैंने देख लिया, चेक कर लिया तलाटी के ऑफिस में जाके, या फिर गवर्नमेंट के सारे चेक कर लिए पेपर्स, सो दिस इज इनफ, या कुछ और भी चीज़ें मुझे पेपर देखनी नहीं, चाहिए? उसके बाद आपको एक लीगल एडवाइजर को मिलके उसका टाइटल सर्च निकालना पड़ेगा। एज इन? टाइटल सर्च यानी कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उससे पहले 30 साल का एक सर्च रिपोर्ट निकालना पड़ेगा कि वो ज़मीन चेन ऑफ एग्रीमेंट से कैसे उस तक पहुंची है। ये क्यों ज़रूरी है बेसिकली? ये इसलिए ज़रूरी है कि बीच में अगर कोई चेन ब्रेक हुई है या एग्रीमेंट ढंग से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है एक दूसरे के नाम पे, करेक्ट। तो बीच में कोई क्लेम आ सकता है और कोई आप पे केस कर सकता है ज़मीन लेने के बाद। सो ऐसा होता है क्या बहुत केसेस में? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जो सिविल कोर्ट चल रहे हैं और वकीलों की फीस चल रही है, इसी मामले में सबसे ज़्यादा चल रही है कि Correct आप जनरली सर्च रिपोर्ट नहीं निकालता आदमी, क्योंकि हम तो वो जिस आदमी के नाम पे है, अगर उसके नाम पे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं तो हम तो ले ही लेते हैं। नहीं, चेन ऑफ एग्रीमेंट्स 30 इयर्स का देखना ज़रूरी है। और उस सर्च रिपोर्ट के ऊपर भी किसी अच्छे लॉयर से आपको टाइटल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, यानी कि उस सर्च रिपोर्ट को इंटरप्रिटेट करने का
काम भी आपको किसी लॉयर को देना चाहिए जिसको कि एक्सपीरियंस है। Correct. ऐसा नहीं कि सर्च रिपोर्ट आके आपको समझ आता है, क्योंकि सर्च रिपोर्ट तलाटी ऑफिस से निकलता है, लेकिन बीच में अगर लैप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है या कहीं एरर है तो वो टाइटल जो सर्टिफिकेट देता है वकील, वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वापस हो जाता है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से सोर्स कर रहा है? उस सर्च रिपोर्ट से ही मालूम करता है, तो उसके खुद वकील सर्च रिपोर्ट निकालता Source है करेगा। और फिर उसके ऊपर टाइटल सर्टिफिकेट देता है। इसी के साथ आपको वकील के साथ नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। आपका बैंक, किसी ने बैंक के ऊपर उस जमीन से कोई मॉर्गेज Mortgage लोन loan नहीं लिया लिया होगा। हो, या पीछे कहीं बैंक ने मतलब किसी और बायर प्रीवियस चेन ऑफ एग्रीमेंट्स में कहीं किसी का थक बाकी ना हो, या टैक्सेस बाकी ना हो। आज के तारीख में इवन प्रॉपर्टी टैक्स ऑन Taxes. लैंड इज ह्यूज, Exactly. सो वो बाकी ना हो। इसके लिए आपको वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये इसमें पैसों की, लॉयर के केस में तो पैसों की लागत तो होती होगी। सही है। जो गवर्नमेंट का केस है उसमें भी कुछ पैसे लगते हैं क्या? हाँ, ऑफिशियल फीस थोड़ी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल हिलने के लिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ता है। जी। लेकिन फिर भी आपका 5 से 15 हज़ार के बीच में खर्चा हो जाता है सर्वे के लिए, जी, और अगर छोटा प्लॉट है तो। करेक्ट। अगर वैसा ही खर्चा हो जाता है आपका टाइटल सर्च के लिए, और उतना ही टाइटल सर्टिफिकेट के लिए हो जाता है, सर्च ऑफ प्लॉट के लिए और सर्टिफिकेट और एनकम्बरेंस के लिए भी, यानी कि टोटल 35-40,000 का अब तक खर्चा हो जाता है। पर जो प्लॉट मेरे को सिर्फ अभी तक खरीदना ही है, उसके ऊपर मैं इतना खर्चा ऑलरेडी कर दूं और फिर पता चले कि नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो कॉस्ट फिर मेरे खाते में ही है। बराबर है, लेकिन प्लॉट इन 30-40 हज़ार से तो महंगा होगा, तो बाद में आप फंसने से अच्छा अभी प्रिकॉशंस ले लें। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन सब सर्टिफिकेट्स का जो भार है वो आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं सेलर और buyer जो के बीच बायर में। है उनके बीच में, अगर वो मानते हैं तो। लेकिन इसके बाद भी एक खर्चा जो आपको करना है और ज़रूर करना है वो ये है कि टाइटल सर्च मिलने के बावजूद आपको किसी एक लोकल या अच्छे न्यूज़पेपर में आपको या तो लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में एक ऐड देना है, जिसमें आपको नोटिस देना है कि मैं ये प्लॉट खरीद रहा हूँ। अगर किसी का इस पे कोई हक है या कोई जता रहा है या कोई इनकम्बरेंस है, कोई बैंक है जिसके अब लोन है, वो मॉर्गेज है, तो वो सामने आ जाए। उसे 21 डेज़ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा और उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये तो फॉर्मेलिटी जैसे लग रहा है, क्योंकि सामने वाले का जिसका होगा वो उसने न्यूज़ पढ़ना तो ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली फॉर्मेलिटी ही है। सही है, लेकिन जब अगर बीच में किसी भी एरर के वजह से कोई केस करता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत पुख्ता हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर ऐड भी दिया था, मैंने सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तो उसके वजह से आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है, मतलब नहीं भी किया तो भी चलेगा? वैसे ऑप्शनल है, लेकिन ये करना, जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंड के बारे में आप बता नहीं सकते। पिछले 30-35 इयर्स में कोई भी आदमी कभी भी क्लेम कर सकता है और सिविल कोर्ट में केस खड़ा हो जाता है। इसलिए तो सिविल कोर्ट चल रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कभी भी, क्योंकि लैंड इज़ एन वेरी रिसोर्स, मतलब एक लिमिटेड कमोडिटी है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। Correct. तो लोग उसके ऊपर, और वो बहुत महंगी चीज़ भी है, Correct, तो उतना खर्चा तो हर एक को करना ही चाहिए। ये खरीदने की पहले की बातें हैं। सो ये शहरों में या अर्बन एंड विलेजेस एरिया दोनों में ही एप्लीकेबल है सेम रूल? एकदम, दोनों जगह ये देखना, उल्टा विलेजेस में या बी टाउन्स में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहरों में ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स तो मिलते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड हुए हैं, सब ढंग से डिजिटाइज हुआ है, कंप्यूटर पे आ गया है सब कुछ। आप खुद से कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं आपका प्रॉपर्टी कार्ड उस लैंड का सर्वे नंबर देख के। Correct. लेकिन ये बी टाउन्स में और थोड़ा मुश्किल होते जाता है, और बी टाउन्स में क्लेम करने वाले भी बहुत रहते हैं लैंड में, क्योंकि भाई बंधुओं से डिवीजन होता नहीं है उनका। Exactly. तो इसीलिए और तकलीफ होती है। सो ये तो पूरा समझ लो हमने प्री रिसर्च कर लिया है एक प्लॉट खरीदने से पहले। अभी समझ लो मैंने मन बना लिया है, सब रिसर्च भी पुख्ता हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका प्रोसेस क्या है मेरा सेलर और बायर के बीच में? इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे फॉर परचेज, सेल डीड ऑफ द लैंड। Correct. अगर वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट ही होना चाहिए वो।
फॉर द लैंड, Correct. मेंशनिंग द सर्वे नंबर, उसमें गडबुक नकाशा और सर्वे नकाशा लगाना जरूरी है, और प्रॉपर्टी कार्ड, टाइटल सर्च, और जो एनकम्बरेंस, नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स, Correct. इवन पेपर नोटिस की भी जेरोक्स, ये सारे पेपर्स लगा के एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर लो। जी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में जनरली स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो वहाँ के रेकनर रेट से लगती है, जो लैंड का जो रेकनर रेट होता है। आज के तारीख में रेकनर रेट इतना डायनामिक है कि 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में बदल रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपको वो वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भर के आपके नाम पे लैंड करना है। तो जो इंटरमीडिएटर है जो ये लैंड अपना ट्रांसफ़र करवा रहा है वो तो अपने को सारा गाइड कर देगा ना कि कैसे करना है। हाँ, जो आप बोल रहे हो एजेंट है परचेसर और बायर के बीच में, कभी कभार उनको भी नॉलेज नहीं होता। आज के तारीख में एजेंट फूफा, चाचा, मामा सब एजेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा इनकम है 2 to 3% या 1 to 2% मिल जाता है, correct. जो कि बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। अभी ये तो प्लॉट तो समझ लीजिए कि खाली प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, समझ लो प्लॉट पे ऑलरेडी कोई कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो कुछ और रूल्स इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं कि सेम ही रूल रहेगा फिर भी? फिर मालूम कीजिए कि वो स्ट्रक्चर लीगल है कि नहीं, और वो स्ट्रक्चर पे भी सेम चीज़ लागू होता है, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर कोई मॉर्गेज हुआ है कि नहीं। ये 2-3 चीज़ें तो आपको मालूम करनी पड़ेंगी ताकि स्ट्रक्चर लीगल हो और उसको सारा इलेक्ट्रिकल और पानी का कनेक्शन हो, तो कोई टेंशन नहीं, आप खरीद सकते हैं वो चीज़। जी, तो इसमें मतलब इतना सही मुझे देखना है, इसके अलावा अदर देन बाकी लैंड का डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताया पहले वो का तो वो तो देखना ही है, उसके बाद की बात है। बराबर। सो इतने में वो डील क्लोज हो जाती है या फिर मुझे फिर और भी कुछ वापस आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना ही है। स्ट्रक्चर का अलग से स्टैम्प ड्यूटी लगता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या वहाँ के रेकनर जो फ्लैट का कॉस्ट है या रेसिडेंशियल यूनिट का कॉस्ट है, उसका उसमें स्टैम्प ड्यूटी में एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है। ये कैसे डिराइव करेगा कोई? रेकनर का एक किताब रहती है, हर एरिया में, हर सेक्टर में, या हम बोलेंगे हर तालुका में, रेकनर सर्वे नंबर के हिसाब से उनके लैंड रेकनर रेट, रेसिडेंशियल यूनिट रेकनर रेट और कमर्शियल यूनिट रेकनर रेट, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है। गवर्नमेंट ये हर 3-4 महीने में रिवाइज करती रहती है और ये रेकनर भेजती रहती है। तो ऑनलाइन भी होता होगा ये? सही, या ऑनलाइन भी डेटा अवेलेबल है, और तहसीलदार या रजिस्ट्रार के पास इसका पूरा डेटा मिल ही जाता है आपको। तो ये तो अभी हमने प्लॉट पूरा ये सब करने के बाद तुरंत अपने नाम पे हो जाता है, करेक्ट? या मतलब इसमें और कुछ मेरा प्रोसेस बाकी नहीं रहा है फ्रॉम द सेलर साइड? नहीं, जब आप रजिस्टर डॉक्यूमेंट कर देंगे जी, उसके बाद आपको उस प्लॉट को आपके नाम पे चढ़ाना होता है प्रॉपर्टी कार्ड में। ये आपको बताना होता है गवर्नमेंट को या तहसीलदार डिपार्टमेंट को कि मैंने खरीद लिया है, मैंने थ्रू दिस रजिस्टर डॉक्यूमेंट खरीदा है। करेक्ट। तो वहाँ पर वापस बायर और सेलर में एक साइनिंग डॉक्यूमेंट होता है, वो उनसे साइन लेना होता है और फिर अपने नाम पे वो प्लॉट चढ़ा के लेना होता है। करेक्ट। और होने के बाद उसको कंपाउंड करके आप वहाँ या तो छोटा सा बोर्ड लगा दो या मिनिमम कंपाउंड कर दो, ताकि कोई दूसरा आदमी एनक्रोच ना करे। सो इसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है मुझे, ये प्रोसेस ऐसे सुनने में तो काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। सो क्या इसको कोई चाहे तो, जैसे कहीं रिमोट में जगह ले रहा हूँ मैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन जाके आऊँ, सारा प्रोसेस करके वापस रिटर्न आ जाऊँ, तो ये एक दिन में सारा प्रोसेस हो सकता है क्या? नहीं, एक दिन में तो नहीं होगा। जिस दिन आप लैंड देखें तो वहाँ जो एजेंट आपको दिखा रहा है या जिसके जो बायर सेलर है, करेक्ट, तो उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सारे कागज आप दिला दो, अच्छे वकील से दिला दो। वकील से आप खुद से 1-to-1 बात कर सकते हैं। करेक्ट। और पेमेंट आप बोल सकते हैं मैं कर दूंगा या आधा मैं कर देता हूँ, आधा आप कर लो। तो इस हिसाब से आप ये डील कंप्लीट कर सकते हैं 1 या 2 दिन में। ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कहीं पे भी कोई तरह का लूप होल है क्या? मतलब कोई अपना इंटरेस्ट कहीं गलती से कुछ लिख दे, ऐसा तो मतलब डॉक्यूमेंट पढ़ना एकदम डिटेल में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इसीलिए तो वकील का सर्टिफिकेट लगता है, टाइटल क्लियर है करके। तो वकील का सर्टिफिकेट गलत होने का वो रिस्क नहीं लेता, उसका लाइसेंस नंबर जब्त हो जाएगा। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द प्रॉपर्टी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो दैट हैपन्स थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको रजिस्ट्रार के सामने जाके खड़े होके सामने सामने साइन करना है, उसमें रजिस्ट्रार भी खुद का साइन करेगा जी, और स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो दैट इज अ वेरी पुख्ता डॉक्यूमेंट, दैट इज अ वेरी करेक्ट डॉक्यूमेंट। सो आई थिंक दिस इज इट। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो स्पेशल आप बोलना चाहेंगे कि प्लॉट खरीदते समय ये चीज़ तो ध्यान में रखिए? एक तो प्लॉट फिजिकली देखिए जी,
दूसरा पॉइंट ये है कि प्लॉट तक रोड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कोई प्लॉट खरीदे तो जी। बिना रोड अप्रोच प्लॉट बिल्कुल ना खरीदें। और तीसरा, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं शायद इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दो, सारे 1 2 3 4। Sure, we'll तो try. ये सारे डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, और उसके बाद के भी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी वो प्रोसीजर रह जाती है, एग्रीमेंट के बाद आदमी मतलब ही गेट्स रिलैक्स्ड, जी जी। फिर वो ये काम नहीं करता है कि अपने नाम पे करवाता है प्लॉट। Exactly. तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ वहाँ एंड हो जाए, काम ख़त्म हो जाए। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग। ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है फ्रॉम द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ प्लॉट बिफोर बिल्डिंग योर हाउस। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इसका डिज़ाइन एस्पेक्ट के बारे में कि प्लॉट खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखना, ताकि आपका घर बनाते वक्त आपको ये ना लगे कि यार ये चीज़ तो देखनी चाहिए थी पहले। सो स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अनडिज़ाइन।